ओह भाई! मैंने इस मूवी से ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। यकीन नहीं होता कि ये सही में व्हाट इफ की स्पाई यूनिवर्स की मूवी में से एक है, क्योंकि जहाँ इतने टाइम से हमें इस स्पाई यूनिवर्स में एक ही टेम्पलेट पे सेट हुई मूवी देखने को मिल रही थी, जिसके अंदर मूवी चाहे कोई भी हो, पर मामला हमेशा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ही रहता था। लेकिन वॉर 2 आपको इसके अंदर कुछ नया लाकर देती है, जहाँ इस बार ये लड़ाई सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि इस बार इसमें इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड था। सबको पता है कि वॉर 2 वैसे तो एक सीक्वल मूवी है वॉर 1 का, जिसके अंदर पहले टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन थे, एंड वॉर पार्ट 1 तब आई थी जब ये वायरस का स्पाई यूनिवर्स बस बन ही रहा था, और वो लोगों को अच्छी भी इसलिए लगी थी क्योंकि उसके अंदर ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिला था, भले ही वो अब चाहे स्टोरी हो या फिर एक्शन। और वॉर 2 तब आई है जब ये काफी बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बन चुका है, और इस बार मेकर्स के ऊपर प्रेशर भी था इसको पहले से भी बेटर बनाने का, एंड उसी वजह से इन लोगों ने वो बढ़िया वाले मोमेंट वॉर 1 के फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करी है इसके अंदर, बट वो उतने एक्साइटिंग नहीं लगते जितना वो वॉर 1 में लग रहे थे। जैसे कि वॉर 1 में टाइगर और ऋतिक के कार चेजिंग सीन जो कि इतना अच्छा था कि हॉलीवुड की मूवी में वो डायरेक्ट सीन दिखाया गया है उसकी तारीफ के साथ, बट वॉर 2 में भी एक कार चेजिंग सीन है जो कि इतना अच्छा नहीं लगता, वो इतना इंपैक्टफुल नहीं है कि वो आपको याद तक रहे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इस स्पाई यूनिवर्स का कुछ खास बड़ा फैन नहीं हूँ। इनफैक्ट इनके इसी बोरिंग पैटर्न की वजह से मैं वॉर 2 को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देने वाला था, बिकॉज इसका ट्रेलर भी ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया था, और ये रजनीकांत की कूली के साथ क्लैश भी होने वाली थी, और हम सब के बीच में इसको लेकर कंफ्यूजन पहले से ही था कि पहले कौन सी देखने जाए। एंड लोगों के बीच कूली को लेकर ज्यादा हाइप थी बिकॉज ऑफ इसके डायरेक्टर लोकेश कनगराज, जिनका अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है एलसीयू। एंड मेरा भी पहले यही सोचना था कि मैं कूली को पहले देखूंगा और वॉर 2 को बाद में, बट क्योंकि मेरे यहाँ कूली के शो दिन के नहीं थे, सो मुझे वॉर 2 पहले देखनी पड़ी, और मैं इससे कोई भी उम्मीद नहीं लगा के गया था, बट इसने मुझे गलत साबित करा है। अयन मुखर्जी ने इससे पुल आउट तो जरूर से करा है। मूवी आपको वो चीज़ तो ज़रूर देती है जिसके लिए आपसे पैसे चार्ज करती है, और वो है एंटरटेनमेंट, फुल ऑन एक्शन एंड ऋतिक एंड जूनियर एनटीआर का ब्रोमांस। मैं बता रहा हूँ, कैरा एडवानी इन दोनों के बीच में कबाब की हड्डी थी इस मूवी के अंदर। मैं देख के शौक था कि ये पहली ऐसी मूवी है स्पाई यूनिवर्स की जो मुझे काफ़ी फ्रेश फीलिंग दे रही है, एंड बिकॉज इसके डायरेक्टर अयन मुखर्जी हैं जो कि ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, सो उनकी वजह से मूवी काफ़ी कलरफुल फील होती है। ये चीज़ मूवी की वन ऑफ द बेस्ट चीज़ों में से एक थी कि इसकी कलर ग्रेडिंग एंड लाइटिंग का यूज़ काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है, एंड ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर की केमिस्ट्री मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी थी, बट थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक भी, जिसकी वजह से मुझे एक टाइम पे ये फील होने लगा कि मैं वॉर 2 नहीं बल्कि दो बिछड़े भाइयों की कहानी देखने आया हूँ, और मूवी इन दोनों की कहानी में इतना इन्वेस्ट हो जाती है कि अपने ही मेन प्लॉट को धीरे धीरे साइड कर देती है, जिस चीज़ की वजह से कबीर को इतने सेक्रीफाइस करने पड़े उसका वो मिशन ही इग्नोर हो जाता है। मूवी की कहानी ये थी कि कली नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग कंट्रीज के पावरफुल लोगों को मिलाकर बनती है, जिसके अंदर इंडिया के भी कुछ पावरफुल लोग शामिल है, वो सब चाहते हैं इंडिया को पूरी तरह से कंट्रोल में लाना। अब सुनील लूथरा कबीर को इस मिशन पे जाने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए उसे ऐसा दिखाना पड़ता है कि वो अब रॉ का हिस्सा नहीं है, ताकि कली ऑर्गेनाइजेशन उसे अपने साथ शामिल करे, एंड ऐसा होता भी है। पर उनका पूरा भरोसा जीतने के लिए कबीर को अपने ही मेंटोर सुनील लूथरा को मारना पड़ता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही था, मूवी अपने प्लॉट पर फोकस भी कर रही थी, लेकिन जैसी जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर एंट्री लेता है एंड वो कबीर से मिलता है, तब से मूवी का पूरा फोकस कली से हटकर इन दोनों पे चला जाता है। एंड मुझे एक बात समझ नहीं आई, कबीर स्पाई यूनिवर्स का बेस्ट एजेंट माना जाता है जो गलती से भी गलती नहीं करता, एंड वो उसमें अपना सारा प्लान जूनियर एनटीआर को ऐसे ही बता देता है जिसको वो जानता तक नहीं है, जिसके बाद ऑफ कोर्स उसे इससे धोखा मिलता ही है। एंड हमें इन दोनों की बैक स्टोरी भी जानने को मिलती है, और ये पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। इवन जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर कबीर का गुरु था, बट अभी एक दूसरे के खिलाफ है, एंड वॉर 2 बन जाती है ऋतिक वर्सेस जूनियर एनटीआर। ऐसे नहीं कि ये चीज़ बिल्कुल ही खराब लगती है, बट दिक्कत यह है कि एक टाइम के बाद आपके दिमाग से वो कली ऑर्गेनाइजेशन वाली बात बिल्कुल ही निकल सी जाती है, एंड आप भी बस इस टॉम एंड जेरी वाली फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हो। जहां मुझे दुख इस बात का है कि भले इन लोगों ने इस बार इसके अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ना कराओ, बट हमें कुछ और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाया जो कि एक प्रॉपर स्पाई यूनिवर्स की मूवी बनाए, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी मूवी के अंदर बस चेजिंग ही हो रही होती है, कबीर को मारने की कोशिश हो रही होती है, एंड वो बस बार बार बच के निकल ही जाता है। अगर आप एक्शन के लिए मूवी देखने जा रहे हो तो इतना कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुछ कुछ जगह पे मेरे को इसका एक्शन पीक लगा, जैसे कि कबीर के एंट्री वाले सीन पर, और दूसरा लास्ट में ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर के हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में। बाकी ऐसा कुछ खास सीन नहीं था जो आपको याद रह जाए, लेकिन इतनी कमी होने के बाद भी मूवी आपको अच्छी लगती है इसके कुछ रीजन की वजह से। पहला तो खुद ऋतिक रोशन जो पूरी मूवी की एनर्जी थे, दूसरा जूनियर एनटीआर और ऋतिक की केमिस्ट्री देख के मजा आता है। भले ही वो पूरी मूवी के अंदर करण अर्जुन बन के घूम रहे थे,
बट मज़ा आता है। तीसरा, इसके सरप्राइजिंग एलिमेंट जैसे कि अनिल कपूर की भी एंट्री इस यूनिवर्स के अंदर एंड उनका एक एंट्री सीन है जो कि काफ़ी बैडेस्ट था, मज़ा आ गया था देख के उसे ऑन स्क्रीन। एंड चौथा रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि स्पाई यूनिवर्स हमेशा से सेम ही पैटर्न फॉलो करे जा रहा था इतने टाइम से, और इसमें हमें फिर से कुछ नया देखने को मिला है, तो वो फ्रेश वाइब इसे बाकी मूवी से अच्छा बनाता है। बात करी जाए इसके फ्यूचर की, तो इसमें हमें पठान या फिर टाइगर का कुछ ज़्यादा बड़ा रेफरेंस नहीं दिया गया है, बस डायलॉग में निपटा दिया गया उन लोगों को। बट वॉर 2 के बाद इतना समझ आ गया है कि ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर इस यूनिवर्स में एंटी हीरो जैसा ही होगा। अब मुझे इन दोनों की जोड़ी थोड़ी बहुत थॉर एंड लोकी जैसी लगी। अब भले हमें ये दिखाया जा रहा हो कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर भी अब अच्छी साइड में आ चुका है, बट क्योंकि उनका कैरेक्टर मूवी के अंदर स्टार्टिंग से ही ऐसा दिखाया गया था कि हो सकता है उन्होंने सिचुएशन देखकर कबीर का भरोसा जीतने के लिए अपनी साइड चेंज कर ली हो, जैसा लोकी करा करता था। सो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हमें फिर से जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर वापस से इवल साइड में देखने को मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स का थैनोस यही कैरेक्टर हो, क्योंकि इस कैरेक्टर में पोटेंशियल भी है और जूनियर एनटीआर इसे प्ले भी कर सकते हैं बहुत इजीली। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे थे, अगर वो इसे फिर से खड़ा कर पाते हैं तो फिर उसको रोकना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। एंड मूवी के पोस्ट क्रेडिट में हमें बस इनकी अगली मूवी अल्फा के बारे में बताया जाता है, जहां हमें इसका पहला शॉट देखने को मिलता है जिसके अंदर बॉबी देओल एक छोटी सी लड़की के हाथ पर अल्फा का टैटू बना रहे होते हैं। एंड शायद से वो कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते होंगे जिसके अंदर वो लड़कियों को ट्रेन करते हैं एंड वो एक फीमेल असैसिनेशन की टीम बना रहे हो। बाकी तो हमें ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताया नहीं गया है। सो बाकी तो मूवी ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करती है, लेकिन ऋतिक रोशन को इस शेप में एंड ऑन स्क्रीन देखकर मज़ा तो बहुत आता है। एंड पर्सनली कबीर मेरा फेवरेट स्पाई है बाकी सभी स्पाइयों में से इस यूनिवर्स का। सो मुझे तो बिल्कुल मज़ा आया एंड मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप भी बेफिक्र होकर इसे देखने जा सकते हो, इवन कुली से भी पहले देखने जा सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं चला, बाय।